And welcome to your channel for creative studies. Today we would be doing a paper analysis for the code BEGS 185 which is English language teaching. ये कोड आपका 4 क्रेडिट कोड का था. सपोजिटली 50 मार्क्स का होना चाहिए था, बट ये 100 मार्क्स का हुआ था. ठीक है, और इस टाइम भी सपोजिटली 100 मार्क्स का ही होगा, दैट इज़ ऑफ 3 आवर्स पेपर. सिंस यहाँ पर कोड का मैटर नहीं करता है, ये एक एक्सेप्शन है. थर्ड ईयर में कुछ चीज़ों का सब्जेक्ट आपका हायर लेवल में भी रेफर किया जाता है, और इसीलिए हम लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट में कभी कभी रूल ब्रेक होते हैं. ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन था. एंड सिंस दिस सब्जेक्ट, अगर आप देखोगे जो भी स्टूडेंट्स ये कोर्स लिए हैं, दिस कोर्स इज सिमिलर टू द हायर एजुकेशन लाइक बीएड के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ है. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चंस आए थे. अगर आप देखोगे, मैं पहले ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में आगे पढ़ेंगे. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस का है टोटल. अगर आप देखोगे फर्स्ट सेक्शन में 10 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ एनी 4. ठीक है, 4 में से कोई भी 2 करना है. ठीक है, तो ये वाला आपका 2 × 10 20 मार्क्स. यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर कोई भी वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है कि कितने वर्ड्स में लिखना है. फिर सेक्शन बी में भी सेम चीज़ है, कोई वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है, एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब 2 × 10 आपका 20. ठीक है, 2 क्वेश्चन आप कोई भी कीजिए जो कि 10 मार्क्स करके ईच है. और जो थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 आपको करना पड़ेगा. ईच क्वेश्चन कैरिंग 20 मार्क्स ईच. तो अब अगर आप देखोगे कि वर्ड लिमिट कितना होगा, तो 10 मार्क्स के लिए रफली अराउंड 150 to 200 वर्ड्स मिनिमम, और 20 मार्क्स के लिए 300 to 400 वर्ड्स मिनिमम. 400 वर्ड्स पकड़ लीजिए, 350 to 400 वर्ड्स, या 500 वर्ड्स भी अगर आप पकड़ लीजिए, नॉर्मल जैसे स्टैंडर्ड होता है वैसे ही रहेगा. तो हम लोग देखेंगे अब कि 1 का आंसर क्या है. कन्वर्जेंट, पहले क्वेश्चन देखेंगे कि 1A क्वेश्चन क्या था, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. ये कहाँ से लिया गया है अब हम लोग देखेंगे. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये ब्लॉक 1 यूनिट 1 से दिया गया है. सब कॉन्टेक्स्ट 1.5.2 लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, तो सी पार्ट का जो थर्ड के बाद फोर्थ जो है वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है, अब यहाँ पर 10 मार्क्स का आंसर दिया गया है. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? द डायमेंशन इज रिलेटेड टू द डिस्टिंक्शन समटाइम्स made between intelligence and creativity. Psychologists who have studied the way people deal with the problems that require thinking and analysis have found two broad approaches. The more common one is to analyze a problem logically using relevant knowledge from mathematics or biology or economics, and then proceed systematically, step by step, for towards the solution. तो इसका मतलब क्या है कि the gradual progress, ठीक है, there is a gradual process narrowing down or converging to a solution. This is rather similar to the deductive approach mentioned above. Some people do not directly to the problem as given. Go directly to the problem as given. They will look at it from different angles and sometimes even try to change or reformulate it. तो यहाँ पर देखिए, ये अप्रोच के ऊपर में है कि कैसे करके एक चीज़ को दिया जा रहा है. ठीक है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है. 2 अप्रोच है कैसे करके आप स्टडीज़ का जो प्रोसेस भी कोई भी चीज़ है वो कैसे करके आप डिस्कस करते हो या देखते हो. ठीक है, द प्रोसेस हियर इज़ वन ऑफ ओपनिंग अप और वाइडनिंग द डिस्कशन. दिस इज़ वाई द टर्म डाइवर्जेंट इज़ यूज. डाइवर्जेंट मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स में देखने का. और कन्वर्जेंट मतलब एक नैरोइंग डाउन सिस्टमैटिकली. अगर आप देखोगे, ये जो है सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स द सोल्यूशन, ये आपका कन्वर्जेंट है. ठीक है, जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ कन्वर्जिंग टू द सोल्यूशन. बट अगर डाइवर्जेंट का अगर आप देखोगे, तो क्या है, ये आपका डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट जो आइडियाज़ है उस चीज़ को डिफरेंट नज़रिए से अगर देखोगे, तो ये डाइवर्जेंट का एक डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर में बताया जा रहा है. ठीक है, हैविंग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर आप देखोगे, स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास इज़ अ ग्रेट रिसोर्स. मतलब एक कन्वर्जेंट एक अलग थिंकिंग है और डाइवर्जेंट एक अलग थिंकिंग है. तो द प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास शुड अलाउ बोथ टाइप्स टू ट्राई देयर अप्रोचेस एंड शेयर द एक्सपीरियंसेस. अगर आप देखोगे, बहुत सारे चीज़ों का बहुत सारे वे में सॉल्व कर सकते हो. आप उस चीज़ को खुद के वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हो, कोट्स देके भी कर सकते हो. बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से
आप लर्निंग स्टाइल को अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस रहते हैं, ठीक है। तो यही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 13 में है, ब्लॉक 1 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.5.2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, ऐसे करके ही आप लोग को क्वेश्चन देखना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ब्लॉक्स है, बहुत ज़्यादा तो यूनिट्स नहीं है, बट आपका सारा चीज़ को देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये लिया गया है। तो हम लोग आज वहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या आंसर कहाँ से लिया गया है। फिर है बी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 2 में मिलेगा। पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है क्या, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। Scaffolding is an interactional feature where in language is fed in by the teacher during an exchange। मतलब जब कोई टीचर ना आपका एक लैंग्वेज के थ्रू एक इंटरेक्शनल फीचर है जो कि टीचर शेयर करता है ड्यूरिंग द एक्सचेंज टू हेल्प लर्नर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर क्लियरली। द टर्म स्कैफोल्डिंग डिस्क्राइब्स द वेज इन विच टीचर प्रोवाइड्स लर्नर्स विथ लिंग्विस्टिक क्यूज टू हेल्प सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब टीचर कुछ लिंग्विस्टिक क्यूज देते हैं ताकि सेल्फ एक्सप्रेशन को बेहतर किया जा सके। फिर क्या है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स लर्नर्स विथ कॉग्निटिव सपोर्ट थ्रू डायलॉग एज दे इंगेज इन टास्क दैट मे लाई आउटसाइड देयर कैपेबिलिटीज। ये क्या करता है कि ये कॉग्निटिव सपोर्ट देता है, लाइक अ हिंट या क्यू अगर बोल दीजिए, तो उससे क्या होता है, एक डायलॉग होता है जिससे इंगेज कर सकते हैं टास्क में दैट मे लाई आउटसाइड देयर कैपेबिलिटीज, मतलब उन लोग को हेल्प करता है। वाइल प्रोवाइडिंग स्कैफोल्ड टू आवर लर्नर्स वी मे इंगेज इन द फॉलोइंग। क्योंकि ये कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स है कैसे करके उसको टीच कर पाएंगे, वही चीज़ के बारे में ये कोर्स है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या बताया गया है, विच प्रोवाइड स्कैफोल्ड टू आवर लर्नर्स में इंगेज इन द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स है, जैसे रिफॉर्मुलेशन हुआ, मॉडलिंग हुआ और एक्सटेंशन हुआ। चलिए देखते हैं क्या है। रिफॉर्मुलेशन मतलब where a learner's contribution is reworked using language which is more appropriate। मतलब लर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिवर्क किया जाता है ताकि लैंग्वेज जो है वो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो पाए। फिर क्या है, मॉडलिंग, वेयर अ लर्नर्स कंट्रीब्यूशन इज सिंपली रीस्टेटेड विथ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और इंटोनेशन। तो क्या है कि जो लर्नर जो बोल रहा है, शायद आप छोटे में देखे होंगे कि अगर किसी का गलत प्रोनाउंसिएशन होता है तो कोई जो टीचर होते हैं वो उसको करेक्टली प्रोनाउंस करके बोल देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करके बोलो। तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट स्ट्रेस, करेक्ट इंटोनेशन, उसको मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन, वेयर एन अटेंडेंस इज एक्सटेंडेड, मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव और मोर कॉम्प्रिहेंसिबल टू अदर स्टूडेंट्स। मतलब कैसे करके अटेंडेंस करके उसको एक्सटेंडेड किया जाता है ताकि जो कॉम्प्रिहेंसिव और भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में या कॉम्प्रिहेंसिबल मोड में उसको स्टूडेंट्स को बताया जाए। तो अगर आप देखोगे, इन ईच ऑफ दीज टीचर्स रोल इज टू शेप द लर्नर्स कंट्रीब्यूशन इनटू समथिंग मोर एक्सेप्टेबल। क्या होता है कि खाना का जैसे फॉर्मेट होता है ना, जैसे खाना का अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ कि खाना जब जब आप कोई चीज़ आपको बना के देता है, एनीथिंग, राइस कैन बी मेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिशेस, ठीक है। तो वैसे ही जो लर्निंग है उसको एक अलग मोड में, एक अलग प्रोसेस करके उसको ऐसे करके शेप करना है ताकि लर्नर थोड़ा उसको इजीली समझे। तो इसी को स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर से लिया गया था। दिस वाज टेकन फ्रॉम ब्लॉक 2 यूनिट 2, दैट वाज फ्रॉम सब कॉन्टेक्स्ट 2.4 पेज नंबर 118 119, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है, ठीक है, कंटेंट लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ओके। अब हम लोग देखते हैं कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिसको बोला जाता है CLIL, ठीक है, ठीक है, CLIL, ठीक है। ये वाला आपका कहाँ पर है, पहले मैं पेज नंबर बता देता हूँ, ब्लॉक 2 यूनिट 3 सब कॉन्टेक्स्ट 3.2.2, ठीक है, पेज नंबर 136 137, ठीक है, पेज नंबर 136 137 में मिल जाएगा। अब CLIL क्या है, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब CLIL came into practice as a means to address the demand of increasing globalization। जब ग्लोबलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था तो विच गेव राइज टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर फॉर एजुकेशन। जैसे बहुत सारे आप जानते होंगे कि ग्लोबलाइजेशन मतलब जो डिफरेंस हुआ, जो एक देश से दूसरा देश में बहुत सारे चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगे, फिर बहुत सारा
एक दूसरे कंट्री से या स्टेट से वो लोग पढ़ाई के लिए जाते थे, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, तो क्या होता था, माइग्रेशन होता था ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर फॉर एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड मार्केट बेस्ड वर्क। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज होता था, मतलब लोग जाना आना करते थे एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड मार्केट बेस्ड वर्क के लिए। एंड ऑल्सो ड्यू टू political and social turmoil in parts of the world which have forced people to leave their homes or nations. Countries in the West, recognizing the need of their increased multicultural populations, have had to devise ways in which they teach subjects. मतलब वो कैसे करके वो सब्जेक्ट्स को मतलब पढ़ा सके, तो सच एज सोशल साइंस एंड साइंस को कैसे करके, और मतलब वो चीज़ को इतने मल्टीकल्चरल पॉपुलेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से जब आते हैं तो उन लोग को वो चीज़ को और अच्छे से उसको पढ़ाने के लिए टेक्निक उन लोग नए नए खोज रहे थे, दैट आर नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ देयर माइग्रेंट लर्नर्स। मतलब जो उन लोग के लर्नर्स में जो उन लोग का नेटिव लैंग्वेज था, जो उन लोग का एक्सेंट अलग है, उन लोग का प्रोनाउंसिएशन अलग है, उन लोग के कल्चर में बहुत डिफरेंस था, तो वो भी एक चीज़ मैटर करता है। तो CLIL इज़ नथिंग बट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CLIL इज़ नथिंग बट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मतलब करिकुलम के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, बिकॉज इट वाज डिजाइन्ड इन द नॉन मदर टंग मीडियम कॉन्टेक्स्ट, वाइल LAC मतलब लैंग्वेज, अगर आप देखोगे ये आपका फर्स्ट ब्लॉक पे भी था, वाइल LAC रेफर्स टू बोथ द कॉन्टेक्स्ट। हाउएवर, ठीक है, कि हाउएवर द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ बोथ आर द सेम, एज पीटर मेहिस्टो, डेविड मार्च एंड मीडिया जीजस फ्राइगॉल्स assert CLIL is a tool for the teaching and learning of content and language. The essence of CLIL is integration. The integration has dual focus. Dual focus रहता था, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाया जाता था, ये सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। जैसे स्टूडेंट्स का एक है, वैसे ही CLIL का क्या है, जैसे यहाँ पर आपका ऑपोजिट साइड में ये टेबल अगर आप बना देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो। जैसे कंटेंट है, यहाँ पर एक ट्राइंगुलर मॉडल दिया गया है जहाँ CLIL रिलेटेड गोल्स है और यहाँ पर लैंग्वेज है, ठीक है। तो 3 गोल्स, कंटेंट, लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स। तो एक लर्निंग स्किल्स के ऊपर में भी है, तो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, जैसे लर्नर्स आर एक्सपोज टू अ considerable amount of language through stimulating content. Learners explore interesting content using language dependent activities. बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पेज 136 137 में बताया गया है और ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 3 में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ब्लॉक का क्वेश्चन देखेंगे, वो है स्पीच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं जस्ट इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्पीच प्रॉब्लम्स का है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ब्लॉक 1 यूनिट 3 में, सब कॉन्टेक्स्ट 3.3, ब्लॉक 1 यूनिट 3 में, ठीक है। सब कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे 3.3 में है, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज का नीचे में ही दिया गया है, ये आपका पेज नंबर 46 47 में दिया गया है, ठीक है। और स्पीच प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम्स बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बोलने में जो दिक्कत होते हैं कुछ कुछ चीज़ का, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो यू वुड हैव लर्नड दैट द साउंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। एक आपका फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ द साउंड, एंड फोनेटिक्स जो है वो चीज़ में डिपेंड करता है। फोनेटिक्स रेफर्स टू द साउंड क्वालिटी ऑफ द स्पीच, कैसे करके साउंड, मतलब एक स्पीच, पर्टिकुलर स्पीच है उसका कैसा साउंड क्वालिटी है, विच इंक्लूड्स पिच एंड लाउडनेस। पिच और लाउडनेस को ये डिफाइन करता है। वेयर एज फोनोलॉजी रिफर्स टू स्पीच साउंड देमसेल्व्स, मतलब फोनोलॉजी है ना, जैसे मैंने बताया कि स्टडी ऑफ द साउंड, ठीक है, तो वो स्पीच साउंड्स के बारे में ही बता रहा है। तो स्पीच प्रॉब्लम्स कैन वैरी, जैसे अ चाइल्ड विद अ डाउन सिंड्रोम, अगर आप देखोगे स्पीच प्रॉब्लम्स वैरी भी करते हैं, जैसे चाइल्ड जो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है वुड हैव प्रॉब्लम्स विद द वॉइस, मतलब वॉइस में उन लोग का दिक्कत होता है। चिल्ड्रन इन द ऑर्डिनरी क्लासरूम माइट हैव डिफिकल्टीज विद आर्टिकुलेशन ऑफ सर्टेन साउंड्स, मतलब बोलने में ना उनको दिक्कत होता है। एंड देयर मे बी दोज हु स्टैमर एंड स्टटर, मतलब एक तो साउंड में उन लोग का दिक्कत होता है, दूसरा उन लोग को क्या दिक्कत होता है कि जैसे कोई कोई जो बच्चे लोग होते हैं उन लोग को स्टैमर और स्टटर करते हैं, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम्स कैन बी ऑफ लाइक क्या क्या टाइप का है, जैसे वॉइस का हुआ, जैसे अमंग्स चिल्ड्रन, जैसे लो मेंटल एबिलिटी, हियरिंग लॉस, मतलब वो कम सुनते हैं, स्पीच डिले एज अमंग्स चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, और चिल्ड्रन हु स्पीक टू सॉफ्टली, टू लाउडली और इन अ मोनोटोन, मतलब वो लोग एक ही लाइक उसमें कोई स्पीच ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, उसका आर्टिकुलेशन में थोड़ा
क्या है उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में भी हम लोग जब अगर देखेंगे तो आर्टिकुलेशन, चिल्ड्रन हु हैव बेबीइश वे ऑफ स्पीकिंग, जैसे वैबिट फॉर हैबिट, लर्नड इमेच्योरिटीज, लाइक छोटे बच्चे लोगों के क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स का जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है उससे लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, और ये आपका ड्यू टू स्पीच प्रॉब्लम्स में ये साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें जिसमें स्पेसिफिकली आपका स्पीकिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे स्टैमरिंग और स्टटरिंग हुआ, जैसे वो जैसे कि वो एक चीज़ को बोलने में उन लोग का स्टार्टिंग में उन लोग का जैसे ब्रदर इज एफ फोर फोर, ठीक है, वो जो वर्ड्स है ना वो स्टैमर्ड और स्टटर्ड करते हैं, वो एक स्पीच प्रॉब्लम होता है। इन मोर केसेस देन वन द चाइल्ड विल ग्रो आउट ऑफ द प्रॉब्लम, बट देयर मे बी केसेस वेयर स्पीच इज एबनॉर्मल। वो स्टार्टिंग में थोड़े दिक्कत होते हैं, बट इनिशियली उस चीज़ को प्रैक्टिस में और विथ प्रॉपर केयर एंड प्रैक्टिस से वो चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में स्पीच अबनॉर्मल हो रह जाता है, इन दैट केस दे वुड हैव टू बी रेफर्ड टू अ स्पीच थेरेपिस्ट। कुछ स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जिससे उन लोग कुछ वर्ड्स को या कुछ चीज़ को बोलने में प्रैक्टिस कराते हैं, और वो जो वर्ड्स का है उस चीज़ को मिनिमलाइज करने का जो डेफिसिट है वो चीज़ को मिनिमलाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ये कोई जानबूझ के तो नहीं करता है, इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ नॉट इंटेंशनल रादर, instead of that it is something that is not in our control, ठीक है। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन many of the times these are some difficulties the children has to face through when they are talking through their voice, मतलब उन लोग जब कन्वे कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स विद द वॉइस कैन बी ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, क्रोनिक नेसल कॉन्जेशन, ये सब चीज़ के बारे में हो सकता है। तो हेल्पिंग चिल्ड्रन ओवरकम स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ये इसके सेकंड पॉइंट में ही है, जैसे कैसे करके इस चीज़ को ब्रेक करके वर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर ये वो वर्ड को क्लटरिंग से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है, और ये आप कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप कुछ कुछ चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, जब से सपोज स्टैमरिंग और स्टटरिंग में छोटे बच्चे लोग जब एक वर्ड्स को डिफरेंट प्रोनाउंस कर देते हैं या कोई चीज़ को डिफरेंट वे में बताते हैं, तो वो चीज़ का एक चीज़ को बता सकते हैं। जैसे स्टटरिंग में भी ट्रिगर्ड आफ्टर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट एंड बिकम्स pronounced by anxiety when the child is aware of her stuttering। तो यहाँ पर रेमेडियल मेजर्ड कैसे करके वो दिक्कत को, मतलब जो ऑडियो का या स्पीकिंग प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे करके हम लोग ये कर सकते हैं, ये चीज़ को बताया गया है, ठीक है। जैसे स्टटरिंग को कैसे करके हेल्प किया जा सकता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, तो थेरेपी में या वर्ड्स को ब्रेक करके, ठीक है, सिलेबल वाइज अगर उसको ब्रेक किया जाए छोटे छोटे वर्ड्स में, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोग इसका सेकंड पार्ट अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी। हम लोग सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टुडे वी विल बी डूइंग सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी तक हम लोग रखेंगे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कम ऑफ सेक्शन सी इन अ सेपरेट वीडियो। तो आंसर नंबर 2 का क्या है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब अगर आप देखोगे इसमें भी कोई वर्ड लिमिट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हु आर अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या है। अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर क्या क्वेश्चन था, हु आर अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अंडर प्रिविलेज लर्नर्स क्या है, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहते। ओवरव्यू में बता देता हूँ, जो कि ब्लॉक 1 यूनिट 2 में है, ठीक है, पेज नंबर 33 34 में है, ठीक है, 33 34। पेजेस चेंज हो सकता है क्योंकि ये मैं सॉफ्ट कॉपी से कर रहा हूँ, शायद बुक में कुछ अलग पेज हो, ठीक है, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा थोड़ा। मैं फिर भी ब्लॉक 1 बता देता हूँ। ब्लॉक 1 ये वाला आपका ब्लॉक 1 से है, ब्लॉक 1 यूनिट 2, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर में है। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही, मतलब अगर आप देखोगे उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि उन लोग अगर आप देखोगे उन लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब उन वो ना इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं रहते, उन लोग के पास उतना रिसोर्सेज नहीं रहता है, ठीक है। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो, कि जैसे वो फियर ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, उन लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत मतलब फियर रहता है। फिर लैंग्वेज लोड एंड पुअर रीडिंग स्किल्स, उन लोग को एक लैंग्वेज का एक लोड रहता है, और फिर पुअर रीडिंग स्किल्स रहता है। अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन क्रिएटेड बाय लर्निंग मटेरियल्स, मतलब वो लर्निंग मटेरियल्स में उन लोग को दिक्कत होता है। इसीलिए क्योंकि अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, क्योंकि उन लोग के पास वो स्कोप नहीं है, वो
जो जैसे आप बोल सकते हो इसमें बहुत सारे चीज़ हो सकता है, जैसे उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, उनको वो ऐसे टाइप के ग्रोथ नहीं मिला, जिस चीज़ में वो डिफरेंट वे में बताता है। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीचर, ये बहुत बार क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो फियर करते हैं कि उतने टीचर के पास, उन लोगों के पास वो जो उनके जो डाउट्स है वो क्लियर हो पाएंगे कि नहीं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो अगर एक स्पेसिफिक एज में, अगर आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को प्रॉपर अगर गाइडेंस, प्रॉपर अगर वो हेल्प नहीं मिलता है ना, तो उन लोग और ज़्यादा दिक्कत होता है उन लोग के लिए, स्पेशली फॉर स्मॉलर स्टूडेंट्स, क्योंकि एज वी ग्रो वी एटलीस्ट हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। वो हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, बट फॉर स्मॉलर स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उन लोग का वो अर्ली बेसिक ईयर्स होता है जो आपका बेस फॉर्म करता है कोई भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बार एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो फॉर्म हो जाता है, वो चीज़ में फ्यूचर में जाके वो और स्ट्रेंथ होता है ड्यू टू प्रैक्टिस और ड्यू टू द प्रोनाउंसिएशन स्किल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो इसमें कैसे करके हेल्प किया जा सकता है, जैसे व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज, ये तो बता ही दिया मैंने कि उन लोग के पास उतना रिसोर्सेज नहीं रहता, फिर वो अगर आप देखोगे लो मोटिवेशन रहता है, उतने एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते हैं, मतलब उन लोग को उतना टीचर से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते कि उन लोगों को एक गाइड करेगा, प्रॉपर उन लोग को स्कोप भी नहीं मिलता कि उन लोग ठीक ठीक से, मतलब वो अच्छे अगर आप रिसोर्सेज बोलिए, बुक्स बोलिए या प्रॉपर गाइडेंस बोलिए, वो नहीं मिलता है, अच्छे स्कूल में उन लोग नहीं जा पाते हैं। तो कैसे करके व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज्ड, ये भी तो मैंने बता दिया कि कैसे करके उन लोग का ये होता है। एक रेमेडी अगर नेक्स्ट बार के लिए अगर पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि हाउ टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज लर्नर, जैसे उन लोग को मेंटर किया जा सकता है। फिर इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, उन लोग को क्रिटिकली थिंक करने के लिए उन लोग को कुछ एक्सरसाइज देना है या कुछ चीज़ में ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे करके पूछना है, जिससे वो अपने घर से भी कुछ कर पाए। उन लोग का मेन चीज़ क्या होता है ना कि अंडर प्रिविलेज लर्नर्स का कोई भी, जैसे नॉर्मल इंसान को भी अगर आप देखोगे कुछ कुछ डाउट्स होता है जो कभी कभी उन लोग का क्लियर नहीं होता है। नॉट ऑल पर्सन आर सेम, स्पेशली व्हेन दे आर इन देयर अर्ली एजेस ऑफ लर्निंग अ पर्टिकुलर थिंग। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोग का और डेलिकेट स्टेज होता है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन या बेस क्रिएट करता है ऑफ द वे अ पर्टिकुलर चाइल्ड लर्न्स। तो ये अंडर प्रिविलेज लर्नर के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, व्हाट डज अ टीचर नीड टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग रेमेडिएशन। ओके, ये आपका नंबर B2 का बी क्वेश्चन है। अब अगर आप देखोगे ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 4 में आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्टली मिलेगा कि ये चीज़ को आपका जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से, जैसे ये पूछा गया था कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो इनडायरेक्टली अगर आप ये ब्लॉक 4 का कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्शन द रिफ्लेक्टिव टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्लास ऑब्जर्वेशन से कि कौन सा स्टूडेंट वीक है, कौन सा स्टूडेंट ये है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज से, जैसे यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, एन एरर मेड बाय अ गुड स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट आंसर गिवन बाय अ वीक स्टूडेंट। यहाँ पर बहुत सारे डिमार्केशंस भी है, जैसे अगर वीक स्टूडेंट और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स कैसे होते हैं ये चीज़ भी बताया जा रहा है। पहले तो आइडेंटिफाइंग लर्नर, जो पहले क्वेश्चन जो था, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो वाला था आइडेंटिफाइंग द लर्नर। यहाँ पर हम लोग फिर से क्वेश्चन में जाते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो पहले तो वो देखना पड़ेगा कि वो जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है वो क्या प्रॉब्लम से वो फेस कर रहा है। तो वो एक इस प्रैक्टिस से या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज से वो पता चल जाएगा टीचर को कि कैसे करके वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, तो पहले तो वो जो टीचर है वो मॉनिटर करेंगे, जो गैप्स है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो फेस जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो चीज़ को देखेंगे। जैसे अ टीचर हु हैज़ अवेयरनेस ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट कंपोनेंट्स इज बेटर प्रिपेयर टू द मेक अप्रोप्रिएट जजमेंट्स इन डिसीजन इन थिंग। जैसे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कैसे करके टीचिंग करेंगे, फिर कैसे करके वो चीज़ को सेल्फ मॉनिटर करके देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स कहाँ पर लैक कर रहे हैं और उसको ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे हाउ कैन बी मॉनिटर आवर ओन क्लास, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि आइडेंटिफाई करने के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और व्हाट डज अ टीचर नीड टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग रेमेडिएशन, मतलब ये देखना पड़ेगा कि नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर सेम। ठीक है, अगर आप अगर देखोगे गुड स्टूडेंट्स और बैड स्टूडेंट्स, और फिर कैसे करके
बैड स्टूडेंट्स तो नहीं, वीक स्टूडेंट्स बोला जाता है उस चीज़ को। तो अगर आप देखोगे वीक स्टूडेंट्स जो है वो से कैसे करके उन लोगों को, अगर कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, अगर लैंग्वेज स्किल्स में उन लोग का दिक्कत हो रहा है तो कैसे करके वो प्रैक्टिस करके वो उसको एक्सप्लेन करके उसको डिस्कस करके कैसे करके ये कर रहे हैं, कैसे लर्नर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टीचर्स को, ये डिफरेंट स्टेजेस में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 4 में आपको ये मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 158, 157, 157, 158, 159, ये सब में थोड़ा उसको बना के उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर को। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन प्रिपेयरिंग और चूजिंग मटेरियल्स। ठीक है, देखिए अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लॉक 3 में है, ब्लॉक 3 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.3 मटेरियल डेवलपमेंट। वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन प्रिपेयरिंग और चूजिंग मटेरियल्स। ठीक है, जैसे करंट ट्रेंड्स में क्या है, मटेरियल्स डिफरेंट जगह से लिया जाता है, मटेरियल्स रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट बाय लर्नर वेयर दे डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स फॉर इंट्रिकेसीज ऑफ द लैंग्वेज एंड कंटेंट, इंटरैक्टिव लर्निंग पैकेजेस विच यूज डिफरेंट मीडिया टू प्रोवाइड रिचर एक्सपीरियंसेस ऑफ द लैंग्वेज। ये सब चीज़ में ये देना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड्स भी है। जैसे एक्सटेंसिव रीडर के हिसाब से कैसे करके दैट डू नॉट रिलाई जस्ट ऑन लैंग्वेज एक्टिविटीज़ बट प्रोवोक द रीडर टू थिंक एज वेल। जैसे हम लोग का मटेरियल ही जैसे प्रिपेयर किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इग्नू के बुक्स के हिसाब से मैं अगर आपको बताता हूँ कि अगर आप बुक को अच्छे से देखिएगा तो डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को मैं उस चीज़ को ही हमारे मटेरियल से ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप देखोगे पहले कोर्स ओवरव्यू रहता है, फिर हर कोर्स में क्या है, बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है क्योंकि दीज मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट टीचर्स, कंबाइन करके 2-3 टीचर मिला के ये चीज़ को राइटर को फ्रेम करके करते हैं। अब अगर आप नोटिस कीजिएगा तो वहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस है, लेटेस्ट सम अप है, फिर ऑब्जेक्टिव्स है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, फिर की पॉइंट्स कुछ दिया गया है, तो ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से दिया गया है। तो ये चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा, जो जो रिसोर्सेज है वो कैसे करके एक पर्टिकुलर लर्नर अडेप्ट कर सकते हैं, जो थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ इंटरनेट सोर्सेज फॉर लैंग्वेज लर्निंग, जैसे हम लोग के बुक में या कोर्स मटेरियल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हाइपरलिंक दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इंटरनेट सोर्सेज से उस चीज़ को अगर कोई क्रॉस रेफर करके साउंड रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए अगर होता है तो रेफरेंस देके, ताकि वो स्टूडेंट वो और एक्सटेंसिव स्टडी कर पाए। ठीक है, फिर मोर एंड मोर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक NCERT एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग मटेरियल्स where there is no commercial angle to these materials। मतलब इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं रहता। राइटर्स लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं रहता कि ये प्रमोशन है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपका वो जो टू द कॉन्टेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ को ही बताया जाता है, बट इन थोड़ा वो ज़्यादा दिया जाता है। बुक्स में मटेरियल्स में हमेशा थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवर क्राउडेड है। मटेरियल्स आपका हमेशा ही बुक में थोड़ा ज़्यादा दिया रहता है, ताकि वो नॉलेज जो आपका है मटेरियल से, एटलीस्ट उस चीज़ से आपको और कोई चीज़ में ज़्यादातर खोजना ना पड़े, इसीलिए मटेरियल्स में थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल से रिलेटेड है कि कैसे करके चूजिंग मटेरियल्स में बताया जाता है। ठीक है, ये आपका ब्लॉक 3 यूनिट 1 में दिया गया है, दैट इज इन पेज नंबर 177। ठीक है, पेज नंबर चेंज हो सकता है, उसको फिर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग देखेंगे तो सेक्शन सी का देखेंगे कि आई वांट दिस टू बी इन पार्ट्स। तो व्हाट इज IRF, व्हाट इज IRF स्ट्रक्चर, व्हाट आर इट्स प्रॉब्लम्स, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो ये बिट्स एंड पार्ट्स में दिया गया है। ठीक है, ये छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है। अगर आप देखोगे इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट पेज नंबर्स में दिया गया है। तो अगर आप ब्लॉक 2 यूनिट 2, ठीक है, ब्लॉक 2 यूनिट 2 में अगर आप देखोगे सब कॉन्टेक्स्ट 2.3 में भी है और 2.5 में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर IRF सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। इन पर्टिकुलर 2.5 में भी दिया गया है, जो यहाँ पर पूछा गया था IRF स्ट्रक्चर क्या है। द IRF सीक्वेंस एज डिस्कस इन द अर्लियर सेक्शन, जो पहले में भी है, जैसे मैंने बताया पेज नंबर 104, 105, 106, ये सब जगह में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी है कि IRF सीक्वेंस क्या था कि टू बी द मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वेयर I स्टैंड्स फॉर टीचर इनिशिएशन। ठीक है, I स्टैंड्स फॉर टीचर इनिशिएशन,
R for learner response and F is the feedback. मतलब I stands for teacher interaction, जो कि teacher interaction I से है, फिर R for learner response, मतलब learner response R से है, और F is for feedback provided by the teacher. This structure doesn't allows learners to interact freely or to genuinely communicate and express their ideas. In classrooms where the teacher tightly controls the talk, it gives the rise to an IRF sequence dominated interactions which is extremely limited. मतलब वो टाइम में क्या होता है कि बहुत कम समय होता है तो इंट्रैक्शन भी बहुत लिमिटेड होता है. उस टाइम में क्या होता है कि ये चीज़ को देखा जाता है. ठीक है, तो नेगोशिएटेड इंट्रैक्शन हेल्प्स टीचर टू ब्रेक द आइडिया ऑफ पैटर्न as teachers engage in jointly generating meaningful classroom talk. For example, the teacher's questions may try to elicit learners' responses which are based on their own opinions and interpretations and not facts directly taken from the textbook. बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ को खुद ही बना देते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का फैक्ट्स के ऊपर में, तथ्य में वो चीज़ में वैल्यू रहता है. वो आप अगर देखोगे तो इट इज़ नॉट अबाउट वो लर्नर ना वो चीज़ को फाइन डिटेल्स में नहीं देखते, तो वो खुद ही बना देते हैं आंसर्स को. तो वी शुड ट्राई टू इनकरेज द लर्नर टू स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय प्रोवाइडिंग लिंग्विस्टिक एंड पैरालिंग्विस्टिक क्यूज. ठीक है, पैरालिंग्विस्टिक क्यूज में मतलब वॉइस, टोन, ठीक है, ये सब चीज़ में होता है. इन क्लासरूम्स वेयर नेगोशिएटेड इंटरेक्शन इज मिसिंग, द टीचर्स एंड अप आंसरिंग देयर ओन क्वेश्चंस और दे स्टॉप with the first correct response. This doesn't allow opportunities for other learners to stretch their linguistic repertoire या एंड टेक पार्ट इन क्लासरूम डिस्कोर्स या क्लासरूम डिस्कशन. ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पेज 120 में दिया गया है. उसके बाद अगर फिर से आप ब्लॉक के नीचे में भी देखोगे, ऊपर पेज में भी दिया गया है. फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे में भी दिया गया है कि IRF इज द मोस्ट डोमिनेंट सीक्वेंस इन मोस्ट क्लासरूम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन कंसिडर क्वेश्चन एंड आंसर रूटीन्स एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर. मतलब ये क्या है ना, IRF एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे टीचर और स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन होता है. ये जो कम्युनिकेशन जो मोड है ना, वो लर्निंग में बहुत ज़रूरी है. अगर कम्युनिकेशन नहीं हो और वो पर्टिकुलर डाउट अगर स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन में हो या उन लोग को फियर रहे तो उन लोग लर्न नहीं कर पाएंगे. इसीलिए IRF स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जहाँ टीचर को एंगेज करना चाहिए जितना पॉसिबल हो पाए. दिस इज हाउ अ कन्वर्सेशन इन अ क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड. टीचर फील द नीड टू मेक लर्नर्स फील गुड, मतलब उन लोग चाहते हैं कि उन लोग अच्छे फील करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए. द फीडबैक गिवन बाय अ टीचर टू अ स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. मतलब वो क्या सीखे हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करना है, कैसे करके वो बेहतर कर पाए, इसीलिए टीचर को ज़रूरी है. द सिस्टम ऑफ द पावर रिलेशंस इन मोस्ट क्लासेस मीन्स दैट इट इज़ द टीचर हु हैज़ मोर ऑफ द फ्लोर ओइंग टू असिमेट्रिकल रोल्स. मतलब वो उनको बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं ताकि वो चीज़ों को समझ पाए. फाइनली द टाइम कॉन्स्टेंट्स जो फेस करते हैं, अगर आप देखोगे सब 45 मिनट्स या 30 मिनट्स, आज भी अगर आप देखोगे तो टाइम कॉन्स्टेंट भी रहता है जिसमें सारा चीज़ को देखना पड़ता है, जो कि फेसिंग टीचर्स मेक देम बिलीव दैट क्वेश्चन एंड आंसर रूटीन्स आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एडवांसिंग क्लासरूम डिस्कोर्स. अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आंसर मीडियम में कितना सीखा गया है या कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है, जैसे IRF सीक्वेंस हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकॉज इट गिव्स minimum interactional space to the learners. The teacher talk considerably increases and learners don't get enough opportunities for language use. बहुत टाइम में उन लोग को IRF यूज में क्या होता है कि बहुत टाइम में वो उतने बोल नहीं पाते. In order to facilitate learning in the classroom, we need to grant greater participation rights to our learners and allow them to play a more central role in classroom interaction. If our classroom discourse is dominated by the IRF sequence, then interaction can become very mechanical and also monotonous. मतलब बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि टीचर्स बताने की कोशिश करते हैं, उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स देने का कोशिश करते हैं, और वो चीज़ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट वो चीज़ को बता नहीं पाता है या फुल्ली वो चीज़ में मोनोटोनस हो जाता है कि एक ही पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है. तो सम टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम्स आर टीचर्स कंट्रोल द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. वो सब डिस्कशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और यही था आपका मोरलेस ये चीज़ का. ठीक है, तो यहाँ पर IRF के ऊपर में बताया गया है, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा. जैसे ब्लॉक 2 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.3 पेज नंबर 104, 105, 106 और 120, 121, और लास्ट में सिक्योर प्रोग्रेस पे भी अगर आप देखिएगा तो पेज 126 में ये थोड़ा सा दिया गया है. इसको ज़रूर से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग वीडियो में देखेंगे तो हम लोग सेक्शन C के क्वेश्चंस करेंगे. एंड आई विश कि आप ये थोड़ा चीज़ को थोड़ा रीड कर लें और जो क्वेश्चंस है वो चीज़ को समझें.
अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। ठीक है, तो और अगर हम लोग का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में और प्रीवियस क्लासेस कुछ अपलोड किया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए भी थोड़ा आसान हो क्लासेस को अटेम्प्ट करने के लिए। दैट इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।